क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं जिनका केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन सेशन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ लेक्चर की तरफ हैं और आज हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स कवर करेंगे। इस पर बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कवर करेंगे और अगली जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके टोटल 5 लेक्चर हो जाएंगे और इन सभी 5 लेक्चर का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर से विजिट करके आप लाइन वाइज से सारी लेक्चर्स को फॉलो करना और उनमें जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको केमिकल टेस्ट और उन पर बेस्ड एग्जांपल्स कराए थे और उसी लेक्चर में मैकेनिज्म भी कवर थी। तो मैंने आपको बोला था कि मैकेनिज्म से आपके श्योर शॉर्ट है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इथेनॉल टू इथीन आ जाए, इथीन टू इथेनॉल आ जाए, इथेनॉल टू इथॉक्सीएथेन आ जाए, इनमें से आपका कोई सा एक क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पेपर में दिखेगा। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इस साल का पेपर उठा के देख लो, इससे पिछले साल का पेपर उठा के देख लो और उससे पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, इनमें से कोई एक मैकेनिज्म आपके पेपर में मिलेगा। ठीक है, और इन सब की प्रैक्टिस आपको अपने आप से करनी है। ठीक है, मैं आपको जितनी प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं उतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिवाइज करते रहते हैं जो भी मैंने आपको कराया। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका जो है पेपर जाने वाला है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ केमिकल टेस्ट कवर हो गया, इस पर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे 10, मैकेनिज्म कवर हो गई है, ऑल रिएजेंट्स हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके 2 टाइप्स माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट देख लिया हमने। कन्वर्जन्स देखे थे 20 कन्वर्जन कराए थे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 आप सभी जानते ही हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेन्स, चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 4 अमाइंस। इन सभी के जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर कवर है और ऑल नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। ठीक है, तो ऑल नेमिंग रिएक्शन भी 20 के आसपास कराए थे, तो वो भी आपको करना है। उनकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। और हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेन्स के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, 10 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे। और अगला है आपके पास अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि क्या ये सफिशिएंट रहेगा। देखो, सफिशिएंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, जितना आपको कराया जा रहा है आप उतना काम करें, वो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको ये बोला गया कि जो आपके पास प्रोपेनॉल होता है, यानी कि जो यहाँ पर आपके पास प्रोपेनॉल है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड प्रोपेनॉल सारी दुनिया जानते हैं क्या होता है, 3 कार्बन के साथ एक OH ग्रुप। ठीक है, इसको प्रोपेनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अल्कोहल हैव H बॉन्डिंग। आपको पता है जो अल्कोहल्स होते हैं उनके पास H बॉन्डिंग होती है। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है इस वाले मॉलिक्यूल का, प्रोपेनॉल का, वो हाइयर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। जो यहाँ पर अल्कोहल है इनके पास क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वाइल हाइड्रोकार्बन, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है इनके पास वीक वंडरवॉल फोर्सेज होती है। ठीक है, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिनको मेल्ट करेंगे अगर आपने उसको हीट किया तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेन। तो अल्कोहल्स आपके ज़्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर इस पे भी सेम ही आपका आंसर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग। इसमें जो है आपकी H बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो H बॉन्डिंग की वजह से ये जो है
वाटर में जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछ लिया गया। अगर आप इस साल का पेपर उठा के देखें तो इस साल भी ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया। ठीक है, अगर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, वाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर्स विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। अब यहाँ पर स्टीम वोलेटाइल मतलब क्या है कि जिसकी जो है भाप जल्दी बन जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाइल सेपरेटिंग मिक्सचर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। जो आपके पास नाइट्रोफिनॉल है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, ये कहाँ कहाँ पे लगा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, एक पैरा पोजीशन पे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर, इनमें से कौन सा जो आइसोमर है विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, इनमें से कौन सा ऐसा जो आइसोमर है जिसकी जल्दी वेपर्स बन जाएंगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है आपके पास जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, यानी कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर जो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, यहाँ पर जो है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एंड इन पैरानाइट्रोफिनॉल दे कंटेन्स इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब इंट्रा मतलब क्या होता है और इंटर मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम की मदद से आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। ये लिखा है आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ये लिखा है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगा है, ये होती है आपके पास ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली मेटा पोजीशन होती है और ये वाली पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर लगा है नाइट्रो ग्रुप तो इसको कहेंगे हम पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा है तो इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर से इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया है। ये हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप को हटा दें तो ये पूरा पूरा हमारे पास फिनॉल ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप। अगर मैं इस वाले नाइट्रो ग्रुप को हटा दूं तो ये हमारे पास फिनॉल लिखा हुआ है। तो इस फिनॉल को हमने थोड़ा सा H को बाहर करके लिख लिया एक बॉन्ड बना के। ठीक है, अब यहाँ पर से इस नाइट्रो ग्रुप को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक यहाँ पर डेटिव बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, डेटिव बॉन्ड आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, और इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मतलब क्या है कि मतलब अपने में ही बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि कोई बाहर से अलग ग्रुप नहीं है, मतलब कोई बाहर से आपका दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं है जिसके साथ ये जो है ये बॉन्ड बना रहे हो, ये अपने साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एंड यहाँ पर अगर आप देखें पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट क्या है पैरानाइट्रोफिनॉल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाइट्रो ग्रुप है इसके H के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रा मतलब क्या होता है, जो अपने में ही बॉन्ड बनाए, और इंटर मतलब क्या होता है, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, एच बॉन्डिंग बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर, इसकी बात हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इस वाले ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और इसकी बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, किसकी वजह से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इनके अंदर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, एंड हैंस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसकी जो है जल्दी से वेपर्स बन जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और बार मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं सारे डेफिनेशन को। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है,
एंड इन पैरानाइट्रोफिनॉल, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है दूसरी तरफ जो था हमारे पास, दे कंटेन्स इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जो दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा था। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये हमारे पास ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। यानी कि ये बोला गया कि जो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो NO2 जो ग्रुप है ये -I इफेक्ट यहाँ पर जो है ये शो करता है, विच मेक्स फेनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। यानी कि जो आपके पास NO2 ग्रुप है किसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, ये -I इफेक्ट या -R इफेक्ट शो करता है, विच मेक्स फेनॉक्साइड आयन, जिसकी मदद से ये क्या बनता है, फेनॉक्साइड आयन बनता है। फेनॉक्साइड आयन आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, और यहाँ पर जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में कंटिन्यूसली जो है रेजोनेंस चल रहा होता है और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप होता है अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन, यानी कि जब एक बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये एक्टिवेट कर देता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? तो सिंपल सा आंसर रहेगा, जो हमारे पास ये OH ग्रुप है ये +R इफेक्ट शो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो यहाँ पर जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वाले ग्रुप के आने के बाद बेंजीन रिंग पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर बढ़ जाती है, विच मेक्स इट्स एक्टिवेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहेड्रीन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट गिव रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो साइक्लोहेक्सेनॉन है ये साइनोहाइड्रीन फॉर्म करता है इन गुड अमाउंट ऑफ यील्ड, यानी कि इसकी हाई यील्ड आती है। एंड हमारे पास जो दूसरी तरफ है वो है हमारे पास 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, ये जो है ये गुड यील्ड नहीं देता साइनोहाइड्रीन की। तो इसका आपको रीज़न बताना है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन की बात करें तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन लिखा हुआ है, इसकी जब हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है साइनोहाइड्रीन बनाता है और ये जो है इसकी गुड यील्ड है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में अच्छी यील्ड में बनाता है। ठीक है, वही दूसरी तरफ जो हमारे पास 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है, ठीक है, जब इसकी हम HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसकी जो है गुड यील्ड नहीं आती। तो इसी का रीज़न देना था कि जो हमारे पास 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है, देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस विच स्लो डाउन द रिएक्शन एंड गिव्स लो यील्ड। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से यहाँ पर जो है ये जो है जब इससे रिएक्शन करता है तो ये ज़्यादा अमाउंट में इसकी गुड यील्ड नहीं दे पाता, क्योंकि ये पहले से इतना बल्कि ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इतने अच्छे अमाउंट में गुड यील्ड नहीं दे पाता एज कम्पेयर टू साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर आपने एक बार इनको नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मेरा सिंपल सा यही जवाब है कि यहाँ पर जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन वही बच्चा करता है जिसने सारी सारी चीज़ें एक बार पढ़ रखी हों। अगर आपने ये सारी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे भी पढ़ के टॉप मार सकते हैं, ये मैं नहीं कहने वाला। ठीक है, आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आपको जो है कहीं ना कहीं से तो कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं से तो लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है। अगर आपने सारी सारी चीज़ें पढ़ी है तभी आपको ये सारी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अभी यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस का वर्ड आया था, तो अगर आपने स्टेरिक हिंडेंस नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आप पूरे साल क्या कर रहे थे। ठीक है, तो यही बात है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप in semi-carbazide, however only one is involved in the formation of semi-carbazone। तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास ये होता है, क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड होता है। इसको हम सेमी कार्बाजाइड कहते हैं पूरे कंपाउंड को। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास 2 NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर जो है ना इसका एक ही पार्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो दूसरा एंड है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका जवाब है कि यहाँ पर जो है ना जो नाइट्रोजन ग्रुप है इसके पास एक लोन पेयर होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पर जो है एक आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ऑलरेडी स्टेबल है। तो क्यों ये किसी के साथ शेयरिंग करे अपने लोन पेयर की, क्यों ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, क्यों अपनी स्टेबिलिटी ख़राब करे, तो इस वजह से ये जो है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। मैं अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो है सिग्मा पाई लोन पेयर का यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है, और रेजोनेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जहाँ पर पहले से ही स्टेबिलिटी है तो वो क्यों चाहेगा कि मैं किसी से रिएक्शन करूँ। तो यहाँ पर इस भाई साहब के पास स्टेबिलिटी नहीं है तो ये जाए भाई रिएक्शन करने, ये क्यों जाए, ये तो पहले से ही स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो है पहले से ही रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन कर रखी है। जब कोई बंदा स्टेबल खुद में है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्शन करेगा। आप खुद सोचो, जिस बच्चे को पूरा पेपर आता है वो क्यों किसी और से पूछेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जैसे ये अपने में स्टेबल है तो क्यों किसी से रिएक्शन करना चाहेगा, क्यों अपनी स्टेबिलिटी ख़राब करना चाहेगा। इस वजह से ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और ये वाला पार्ट जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो बस इसी को अंग्रेजी में लिखना है। तो लिखा हुआ है इन सेमी कार्बाजाइड, जो मैंने आपको कंपाउंड दिखाया था वो पूरा सेमी कार्बाजाइड है। वन ऑफ द NH2 ग्रुप, उसका जो एक ग्रुप है NH2 ग्रुप, वो जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। जैसे कि आपने देखा वहाँ पर कॉन्जुगेशन बन रही है पाई सिग्मा लोन पेयर की, becomes stable, therefore it does not involve in chemical reactivity। आपको पता है जो रेजोनेंस होता है उसमें जो है स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो जब कोई बंदा अपने में स्टेबल है तो वो किसी से भी रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, और वो केमिकल रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है एक ही ग्रुप आपका NH2 ग्रुप जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ना कि दूसरा ग्रुप। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, During preparation of ester from carboxylic acid and alcohol in the presence of acid as catalyst, the water or ester should be removed as soon as possible। Why? तो आपको ये बताना है कि जब हम रिएक्शन करते हैं जब हम रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की विद अल्कोहल, तो यहाँ पर जो है ना आपका ईस्टर फॉर्म होता है। तो ये बोला गया कि हम इसके अंदर से H2O क्यों हटा देते हैं एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस्टेरिफिकेशन, ये आपको मैंने पढ़ाया था। ये जो है आपका कौन सा पार्ट था, ये आपका केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट था, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पर से थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एस्टेरिफिकेशन होता है आपका, ये जो आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है एक्चुअल में रिवर्सिबल है। आपको दिख रहा है एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, जो वाली रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है, तो इसको कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन इन नेचर। देयरफॉर इफ वी डू नॉट रिमूव ईस्टर और वाटर, अगर हमने इसमें से ना ही अगर ईस्टर हटाया और ना ही अगर वाटर को हटाया, इट गेट रिवर्स्ड बैक एंड ईस्टर कंटेंट विल
डिक्रीज रैपिडली। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने से इसके अंदर से वाटर नहीं हटाया या ईस्टर नहीं हटाया तो ये दोबारा से रिएक्ट करके बैक हो जाएगी रिएक्शन। मतलब कि अगर हमने ईस्टर नहीं हटाया तो ये H2O किससे रिएक्ट करेगा, इसके पास कोई रिएक्शन बचा, इसके पास कोई ईस्टर बचा ही नहीं जिससे रिएक्ट करके बैकवर्ड जाए। तो इस वजह से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर ईस्टर की जो है हाई कंटेंट मिल सके। अगर इसका ईस्टर का कंटेंट हमें नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर जो है ये वाली रिएक्शन जो है ये फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ईस्टर का कंटेंट जो है रैपिडली डिक्रीज ना हो, इस वजह से हम वाटर को या ईस्टर को ही रिमूव कर देते हैं इस वाली रिएक्शन से, ताकि ये वाली रिएक्शन जो है आपकी कंटिन्यूसली फॉलो होती रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल्दो फेनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, वाई। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया कि आपके पास जो फेनॉक्साइड आयन है उसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, देन कार्बोक्सिलेट आयन, ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ये आपके पास फेनॉक्साइड आयन है। जैसे मैंने आपको बताया था फेनॉक्साइड आयन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक ऑक्सीजन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है फेनॉक्साइड आयन ऑलवेज रेजोनेंस करता रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस जो है सबसे स्टेबल माना जाता है, बट यहाँ पर जो है ये वाली थ्योरी थोड़ी सी जो है यहाँ पर फेल हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कैसे ये जो है ज़्यादा जो है वो होगा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो हमारे पास फेनॉक्साइड आयन है ये हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके पास हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और कार्बोक्सिलेट आयन के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2। ठीक है, ये इनका हाइब्रिड बन रखा है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, और यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि इसके पास मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तब भी जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार के बनेंगे और ये आपका रियल हाइब्रिड है। ऐसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के बनेंगे और यहाँ पर ये आपका रियल हाइब्रिड है। अगर आपने देखा हो यहाँ पर जो है आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बताए थे जो आपके हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो हैलोजेंस के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, फ्लोरीन के ऊपर अच्छा लगता है, नाइट्रोजन के ऊपर अच्छा लगता है नेगेटिव चार्ज, बट जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलवेज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पर भी एक बार ऑक्सीजन के ऊपर था, बट एक भी बार यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ना कि कार्बन के ऊपर। बट अगर मैं इसकी बात करूं फेनॉक्साइड आयन की, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ रहा है, एंड अगेन एक बार जो यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है कार्बन के। तो कार्बन पर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबल नहीं माना जाता। तो इस वजह से जो है आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नेगेटिव चार्ज है वो एटम के ऊपर प्रेजेंट है, विच इज स्टेबल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेयर एज इन फेनॉक्साइड आयन की बात करें तो जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है रिमेन्स ऑन कार्बन एटम। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन एटम पर है, और विच इज़ लेस स्टेबल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब भी आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर होगा तो वो कंपेयर टू अदर स्पीसीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो उससे जो है हमेशा कम स्टेबल होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा फेनॉक्साइड आयन के ऊपर यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्टेबल है, और यहीं पर से जो कम स्टेबल होता है वो कम एसिडिक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। अगला है हमारे पास वाई इज pKa ऑफ फिनॉल इज हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, pK जो है वो क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर द pKa हायर फॉर फिनॉल ड्यू टू लेस एसिडिक इन नेचर। जो फिनॉल होता है वो लेस एसिडिक होता है इन नेचर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो फिनॉल है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें से ज़्यादा जो है एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा जो है यहाँ पर एसिडिक है, तो ये क्या होगा? इसकी pKa वैल्यू कम होगी। तो pKa वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम किसकी होती है? फिनॉल की होती है। तो फिनॉल की यहाँ पर pKa वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगला है हमारे पास वाई इज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो कीटोन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एल्डिहाइड हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यानी कि कम भीड़ भाड़ होती है एज कम्पेयर टू कीटोन। देयरफॉर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन एज कम्पेयर टू कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्डिहाइड जो है, यहाँ पर जब और कोई सी भी स्पीसीज इस पर अगर रिएक्ट करनी चाहती है तो यहाँ पर वो सीधा इस पर अटैक करके यहाँ पर इसको रिएक्ट कर सकती है। बट अगर कीटोन की बात करें तो उसको रिएक्ट करने के लिए इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, इस वाले अल्काइल ग्रुप का भी और इस वाले अल्काइल ग्रुप का भी। इस वजह से जो है कीटोन में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, इसके पास लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। और इसी के साथ आज का टारगेट हमारा पूरा होता है। हमने जो है 2 चैप्टर निपटा चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एंड अगला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो है अगर आप इस लेक्चर तक आए हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया और इस लेक्चर को भी अच्छे से फॉलो किया। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर और ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो नेमिंग रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको 20 कराए थे क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम था, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो आपको बेनिफिशियल है वो आपको यहाँ पर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कुछ और चीज़ें ऐसी देखेंगे, कुछ और कन्वर्जन्स ऐसे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको उस टाइम नहीं कराए थे, अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इन सभी वीडियोस को फॉलो करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे, ठीक है। और अभी हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा और कुछ आपको मैं कन्वर्जन्स कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नेमिंग रिएक्शंस करने जा रहे हैं। पहला आता है हमारे पास डाउस प्रोसेस। ये आपका थोड़ा सा बढ़िया सा आपका क्वेश्चन बन सकता है डाउस प्रोसेस का। यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है क्लोरोबेंजीन। इसको दुनिया कहती है क्लोरोबेंजीन, हम भी क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम इसको ड्रास्टिक कंडीशन में इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ऐसे तो ये रिएक्शन शो नहीं करते, बट इन ड्रास्टिक कंडीशन इट कैन शो रिएक्शन, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास NaOH, एंड दूसरा रिएजेंट है 300 ATM का जो है यहाँ पर आपको प्रेशर मेंटेन करना होगा, और 623 केल्विन का जो है यहाँ पर आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, एंड H+ आयन एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टली फिनॉल बन जाता है, इसको हम फिनॉल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको मेन प्रोडक्ट बताना है इसका। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना आपके पास CHO ग्रुप को जो है ये रिड्यूस कर देता है।
COO माइनस एंड Ag की यहाँ पर सिल्वर मिरर मिल रही होगी, Ag की यहाँ पर सिल्वर मिरर मिलेगी और यहाँ पर निकल रहा होगा आपके पास NH3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट था और इसका हमने ये पूरा फंक्शन लिख दिया है। Ag यहाँ पर सिल्वर मिरर दे रहा होगा एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है हमारे पास एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन। ठीक है, तो एस्प्रिन की आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करनी है किसकी मदद से, सैलिसिलिक एसिड की। तो मैंने आपको बताया था कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारे पास COOH एंड यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप और यहाँ पर हम डाल रहे हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O इस प्रकार से, और एग्जैक्टली आपको मिरर इमेज यहाँ पे बना देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो H है ये इसके साथ कॉम्बाइन होके यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O H बना देगा और ये जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली ऐसा फॉलो होता है कि यहाँ पर हम H प्लस मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं एंड यहाँ पर हो जाता है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH ऊपर एंड यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया था और यहाँ पर बच गया हमारे पास CH3, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इससे जाके ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास COCH3 एंड यहाँ पर बन रहा होगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये LH। ठीक है, और ये जो है हमारे पास एस्प्रिन कहलाता है। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ Na2Cr2O7 एंड H प्लस। तो फिनॉल हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, इस प्रकार से अटैच है। अब यहाँ पर हमने इसको ऑक्सीडाइज किया विथ Na2Cr2O7 एंड यहाँ पर H प्लस मीडियम यानी कि एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पर आपके पास बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और बेंजोक्विनोन कुछ इस प्रकार का दिखता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है, इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। एंड यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्शनल केस है इस वाले रिएजेंट का। ठीक है, और इस वाले रिएजेंट का बहुत बार ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया गया। तो इस वाले कार्बन पर तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस प्रकार से और इसके साथ एक OH ग्रुप इस प्रकार से। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है और मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल जब ये वाला जब ये वाला रिएजेंट आ जाता है तो क्या कैसे बिहेव करता है, ये एल्कीन बना देता है। तो एल्कीन कैसे बनाएगा, यहाँ पर से एक H रिमूव करके और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये H2O जो है बाहर आ जाता है एंड ये जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। तो CH3 ये वाला कार्बन ऊपर और इन दोनों के साथ क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसका जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस वाले के बारे में आपको बताया था, इस वाले के बारे में अभी हमने देखा था कि जो आपके पास यहाँ पर ये जो इस प्रकार से होता है NH और ये NH2, तो इतना जो पार्ट है, ये जो आपके पास इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ पर पाई, सिग्मा और लोन पेयर, ये जो है कॉन्जुगेशन में चल रहा है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो मतलब ये तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये वाला जो दूसरा नाइट्रोजन है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव करके यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक वाटर बनेगा और ये नाइट्रोजन ग्रुप उधर जाके कार्बन से अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा यहाँ पर देखना,
यहाँ पर है आपके पास इस प्रकार से H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पर ऐसे, और 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं H2O में, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास NH और इसके साथ ये पूरा ग्रुप CONH2 लिखा है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, इनको थोड़ा सा फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है, इसमें जब हमने SOCl2 डाला तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या दे रहा होगा, ये हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर आपके पास अल्कोहल लिखा हो और यहाँ पर SOCl2 लिखा हुआ हो बिना बेंजीन के रिंग वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉल लिखा हुआ है, ये पूरा साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम है, ठीक है। जब इसके अंदर हम SOCl2 डालेंगे तो ये क्या बन गया, ये 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन गया, 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है जब यहाँ पर SOCl2 डालते हैं। ऐसे यहाँ पर Br2 हीट और यहाँ पर जो है UV लाइट डाली हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो 2 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, तो इस पे अटैक कर देगा ब्रोमीन, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐसे करके, और ये CH3 एंड यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है। एंड यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर जो आपके पास ब्रोमीन है वो एलाइलिक पोजीशन पर जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर NaBH4 की बात करें तो ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कैन नॉट रिड्यूस ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ना ये ईस्टर को रिड्यूस करता है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओनली रिड्यूसेस कीटोन ग्रुप, यहाँ पर ये वाला ग्रुप है तो इसको रिड्यूस करके OH में तब्दील कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास OH, और बाकी का सब सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास ईस्टर वाला पार्ट है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमने जितने भी आज क्वेश्चन किए आप सभी इनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, और उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। अगली एक और वीडियो आएगी जिनमें हम अमाइंस और बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और उनमें भी मौका लगा तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि इस वीडियो में किया। तो अंत तक भला उसी का होगा जो सारी की सारी वीडियोस को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत के 1-2 लेक्चर्स देख लिए, आपको मज़ा आया या नहीं आया, आप वीडियो छोड़ के चले गए। आप अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, सारी की सारी वीडियोस लेक्चर को फॉलो करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।